कांग्रेस ने 60 साल राज किया तो वो डेमोक्रेसी था, और मोदी जी 10 साल अगर राज कर रहे हैं तो वो डिक्टेटर। अरे भाई तुम आँख तो खोलो। देखते हैं, अरे मणिपुर की बात हो रही है तो कुछ लोग बंगाल का उठाएंगे। चलो भाई बंगाल का भी देख लेना चाहिए उनको ही, मोदी जी। हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ दीपक एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। इट मीन्स नरेंद्र दामोदर मोदी, बट नाउ ही इज फेमस बाय हिज सरनेम मीन्स मोदी। मोदी बाप की चटी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा जले मोदी। सोसाइटी में इन्हें अलग अलग नामों से लोग अलग अलग परिचय देते हैं, अलग अलग अपना टाइटल देते हैं। कुछ लोग तो इन्हें राम का अवतार बोलते हैं। राम का अवतार है इनका। साधारण प्रतिभा है, इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अगर वो चाहें तो जब तक उनका जीवन है तब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे। ये अटकलबाजियों से वो प्रधानमंत्री पद से हटने वाले नहीं है, और ना कोई दूसरे व्यक्ति आने वाले। अटकलबाजियों से थोड़ी कुछ होता है, वो ऐसे असाधारण व्यक्तित्व हैं। मैं तो कहती हूँ वो अवतार है, भगवान ने अपने प्रतिनिधि के रूप में उनको यहाँ भेजा। अपना राम का अवतार। लोग जो इनके हद से ज्यादा बड़े फैन लोग हैं, वो लोग तो इनको अपना माता पिता भी मानते हैं। और मोदी चाहिए, मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। जो हमारी महान एक्ट्रेस कंगना रनौत है और उनके बहुत सारे फैंस तो इनको स्वतंत्र वीर सावरकर सॉरी इनको स्वतंत्र सेनानी भी मानते हैं। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। बीजेपी जो पार्टी है वो सावरकर के आइडियोलॉजी पर चलती है, बट आल्सो मैनी पीपल्स कॉल हिम माफी वीर एंड एक्सेट्रा अदर वर्ड्स। लीव देम, वी आर टॉक अबाउट गुड क्वालिटीज ऑफ सावरकर एंड हिज थॉट, विच वे बीजेपी पार्टी मूव हिज पार्टी। बट सावरकर की आइडियोलॉजी से भी देखे बहुत सारी चीज तो ये बीजेपी पार्टी उनके मूव पे नहीं चल रही है, उनके पाथ पे नहीं चल रही है। चलिए उनके अकॉर्डिंग उनके थॉट कुछ आप लोग के बीच में मैं रखना चाहता हूं। अकॉर्डिंग टू आइडियोलॉजी ऑफ सावरकर, he can see we can focus only Hindutva, but he is not hate other religions just like Muslims, Islamic, but now his fans, मतलब कि जो आजकल के इनके भक्त थे उनका मतलब भक्ति का क्या है, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी क्या है कि मतलब जहाँ कोई मुस्लिम दिखे, यहाँ कोई देश के बारे में बोले या कोई मोदी जी के बारे में मतलब गलत बोले तो वहाँ जोर जोर से जय श्री राम का नारा लगाने लगते हैं। और ऐसा लगता है कि जो बंदा बोल रहा है या हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो वो मतलब कि एंटी हिंदू हो जाएगा और एंटी नेशनलिस्ट कहने लगते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक वीडियो चल रहा था जिसपे वो इंसान बोल रहा था कि ये कम्युनिटी मोदी जी को वोट नहीं देती और ये कम्युनिटी पूरी आतंकवादी है, एंटी नेशनलिस्ट। ये क्या मतलब हुआ? सबको अपना वोट देने का अधिकार है, सब कोई अपना एक एक वोट अपने हिसाब से, अपने स्वतंत्रता के हिसाब से, अपने देश के विकास के हिसाब से जैसा चाहिए वैसा वोट दे सकता है किसी भी पार्टी को, किसी भी इंसान को। बट ये क्या है कि उस पार्टी को वोट दिया तो आतंकवादी, उस पार्टी को वोट दिया तो एंटी हिंदू, इस पार्टी को वोट दिया तो एंटी नेशनलिस्ट। बट अकॉर्डिंग टू मी सारा का सारा जितने भी क्रिमिनल है, मोस्ट ऑफ जितने भी सबसे बड़े जो कि घोटाला करने वाले थे आजकल के सब आके बीजेपी पार्टी में बैठ गए हैं। और ये लोग दूसरे को बोलते हैं कि एंटी नेशनलिस्ट और एंटी हिंदू। अब जाके खाली जितने भी इनके कैंडिडेट है, अधिकतर मेंबर है, इनकी खाली जाके हिस्ट्री खंगालिए, आपको शर्म आएगी कि ऐसी पार्टी हमारे देश में भी रहती है जो कि राम की धरती बोला जाता है। उस धरती पे ऐसी गंदी पॉलिटिक्स खेली जाती है, वो भी ऐसी पार्टी रहती है जिसपे इंसान अगर सोचे भी ना तो उसको थूकने का मन करेगा ऐसी पार्टी पे। बट छोड़ो ये सब बात, हम आगे चलते हैं मोदी जी के बारे में। बात करते हैं मोदी जी। मोदी जी अपने आप को प्रो हिंदू कहते हैं, मतलब कि सबसे बड़े हिंदू कहते हैं, सबसे बड़े भगवान के भक्त कहते हैं। टू गरुड़ पुराण वो कहती है कि जब कोई इंसान मर जाता है और उसकी बॉडी को कोई इंसान लेके जाता है तो वो शुद्ध हो जाता है, उसको अपना मुंडन कराना रहता है, उसको स्नान करना फिरना रहता है, पूरा बाल बिल सब निकलवा देना पड़ता है। बट मोदी जी, उनकी माता जी का निधन हुआ उस टाइम पे
वो बॉडी को लेके भी गए, उनका अंतिम संस्कार सब हुआ, लेकिन क्या मोदी जी अपना बाल उतरवाए? देखिए, ये कोई नेशनल का बात नहीं है, ये बस पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, एक पूछने की बात है। जब मोदी जी अपने आप को प्रो हिंदू कहते हैं तो हमारा भी ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हमारी भी इच्छा होती है, हमारी भी ये बात होती है कि हम भी उनसे पूछ सकते हैं कि आप अपने आप को प्रो हिंदू कहते हैं तो आपने बाल क्यों नहीं उतरवाया? आपको बाल उतरवाना मांगता था, सिंपल सी बात। हर कोई इंसान उतरवाता है जब उसके बड़ों की या किसी भी इंसान की जो उसके रिलेटिव होते हैं उसकी मौत हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये सब बातें छोड़ते हैं, गरुड़ पुराण कहता है कि ये सब करना चाहिए, तो आपको तो जरूर करना चाहिए था। चलिए, ये भी छोड़ देते हैं एक हिसाब से और आगे बढ़ते हैं। आखिर में मोदी जी हैं कौन? मैं पठान का बच्चा हूँ। चलिए, ये सब बात को छोड़ते हैं। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा मुद्दा मोदी जी उठा रहे वो है राम मंदिर का। चलिए, उसी से छोड़िए, अभी इसी के बारे में एक सवाल पूछता हूँ। मोदी जी कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा राम जी का भक्त हूँ, मैं बहुत बड़ा हिंदू हूँ, बहुत बड़ा प्रो हिंदू हूँ। तो अकॉर्डिंग टू पुराण, जब कभी भी कोई मंदिर बनता है उसमें प्राण प्रतिष्ठा होता है मूर्ति में, वो सिर्फ कराता है ब्राह्मण, उसमें यज्ञ में बैठता है सिर्फ ब्राह्मण, और उसके सिवा कोई और कास्ट नहीं बैठ सकती। इट मीन्स दे ब्रेक द रूल ऑफ हिंदुज़म। अभी भी ये प्रो हिंदू है, मतलब कि ना कोई रूल मानना ना कुछ भी मानना, फिर भी अपने आप को प्रो हिंदू कहना। अभी आप कहेंगे कि इन्होंने ही मंदिर बनवाया। अरे भाई, अगर इन्होंने मंदिर बनवाया रहता तो आरएसएस कब का खुली है, कब की बन गई रहती, ये इनकी वजह से नहीं बना है। यू कैन सी द जजमेंट ऑफ कोर्ट, वाई कोर्ट अप्रूवल दी राम मंदिर। कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि हम लोगों की भावनाओं को देखते हुए इधर राम मंदिर बनाने की इजाजत देते हैं। और क्या अगर कोर्ट ने नहीं कही होती तो क्या मोदी जी में दम था कि ये बनवा के दिखाते? आप पूछिए, आपका हक है पूछना, आपके प्राइम मिनिस्टर है, उनके हाथ में ये इंडिया है इस समय, उनको चलाने का अधिकार है, कैसे कैसे चलाना चाहिए। बट ये नहीं कि आप देश को तोड़े, देश की अखंडता को विभिन्न विभिन्न क्षणों में काट दे और आपके ये देश के लोग आपसे कुछ ना पूछे, तो वो एक बेवकूफ़ होंगे। क्योंकि हम इस देश के निवासी हैं, हमारा इस देश पे हक है। आप सबको हम लोगों ने, हमारे देश के नागरिकों ने वोट दे के चुना है। आप सब हमारे टैक्स के पैसों से ऐश करते हो। ये जो भी डेवलपमेंट होता है सब टैक्स के पैसे से, अलग अलग वे से जो आपको पैसा मिलता है उसके वजह से होता है। और एक बात, अब मुझे जहाँ तक मालूम है कि हमारे घर पे भी वो राम मंदिर के टाइम पे कुछ आए थे पावती पर्ची लेके, तो हमारे घर से भी, सबके घर से, आजू बाजू के घर से सब लोग कुछ तो कुछ पैसा दिए थे। और मालूम पड़ा था कि डेटा से कि लगभग 700 की 800 करोड़ वो पूरा पैसा मिला है, मतलब पूरा जमा हुआ है। तो आखिर में वो पैसा गया किधर? जब मोदी जी कहते हैं कि ये मंदिर मैंने बनवाया है, तो वो पैसा जो जनता ने दिया था वो पैसा मतलब कटक गए, या फिर गवर्नमेंट ने बनवाया ही नहीं है। दोनों में से एक हो सकता है, या तो जनता के पैसे से बनाए या मोदी जी ने बनवाया है, या तो जो कोर्ट ने अप्रूवल किया वो पैसे ने बनाया है। क्या मोदी जी अपने मतलब चंदे के पैसे से बनवाया है क्या, जो चंदे वाला धंधा वाला मॉडल चालू किया है, या फिर पार्टी के पैसे से ये मंदिर बनवाया है? चलिए, ये सब भी छोड़ देते हैं, ज़्यादा पर्सनल हो गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और मोदी जी, हमने सुना है बहुत ज़्यादा ध्रुव राठी की वीडियो से कि ये चंदा और धंधा वाला मॉडल बहुत तेज़ी से चल रहा है। आप अपने आप को, वो गाय वाला जो वीडियो हमने देखा था जिसमें आप गाय को चारा खिला रहे थे और अपने आप को बहुत बड़ा पशु प्रेमी बोल रहे थे, और ये आपकी गोड़ी मीडिया बहुत तेज से जोर जोर से चिल्ला के बोल रही थी कि मोदी जी बहुत बड़े पशु प्रेमी हैं। तो आखिर में आप उन्हीं के दुश्मनों से, यानी कि जो फैक्ट्री से, जो कंपनी से, जो कि मांस एक्सपोर्ट करती हैं, क्या आप उन्हीं से चंदा ले सकते हैं? नहीं, जस्ट पूछ रहा हूँ, कुछ वैसी बात नहीं है। आप मेरे घर पे सीबीआई, ईडी उडी ये सब भेज के भी क्या कर लेंगे? हम भी एक नॉर्मल से फैमिली से बिलोंग करते हैं। और हाँ, मुझे तो ये पहले मालूम ही नहीं था कि
कि आप मतलब कुछ क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड ना, हाँ, इलेक्ट्रल बॉन्ड देंगे आपको कुछ, तो हमको टेंडर वेंडर मिलेगा। अगर हमको ऐसा मालूम रहता तो हम भी मतलब एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपको छोटा मोटा मतलब बॉन्ड दे देते, हमको भी कुछ अच्छा खासा टेंडर मिल जाता। अरे क्या मोदी जी, थोड़ा पहले मालूम पड़ता तो हम भी ट्राई करते कुछ अपना बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, बट सॉरी अब तो टाइम चला गया है ना, अब आगे देखते हैं। वैसे पॉलिटिक्स की और मोदी जी की बात हो रही थी, मोदी जी है बहुत स्मार्ट। अब बताओ कैसे, आप इस बीजेपी पार्टी का हिस्ट्री देखिए, वो पार्टी कहाँ कदम कचरे में पड़ी थी, एकदम दलदल में, उसको एकदम टॉप पे पहुंचा दिए। और जो हमेशा रूल करती थी पार्टी कांग्रेस, वो आज कभी कचरे में पड़ी है, खाली साउथ में एक साइड, कुछ साइड में पड़ी है, और आज हर जगह खाली बीजेपी। बट क्या खाली इसमें देश का कुछ फायदा है? जहाँ तक कुछ नहीं दिख रहा है, और ना ही इनके कोई टक्कर में पूरे देश, क्या है पूरे विदेश में भी इतनी बड़ी कोई पार्टी नहीं है। इतना पैसा आखिर में आया कहाँ से? आखिर में कहने के तो कभी कोई कोई बोलता है कि हमारा देश गरीब है, और इनकी पार्टी का लगभग बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं कि इनकी 5,000 करोड़ की पार्टी है। अभी इनके 10% भी बोलते ना, इनकी पार्टी का 10% मतलब कि बोले तो 500, समझे, 500 करोड़ के आसपास वाली भी पार्टी हमारे इंडिया में लगभग नहीं है, और बीजेपी 5,000 करोड़। वैसे चलिए, बीजेपी की बात हो रही है तो इसमें आरएसएस का कनेक्शन तो बहुत तेजी से जुड़ा है, बहुत अच्छे से जुड़ा है। अब थोड़ा आरएसएस के बारे में भी जानते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। 6 अप्रैल 1980 को आरएसएस के थ्रू बीजेपी का जन्म हुआ। अब आरएसएस की बात कर रहे हैं और बीजेपी का, तो ये दोनों तो है एक हिसाब से एक ही। अब आरएसएस को आप एक हिसाब से मान सकते कि एक आतंकवादी संगठन है। अभी मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख रहा हूँ, आप सबूत देख सकते हैं। आर.के. सिंह कहते हैं द हिंदू से कि आरएसएस के ये आदमी थे समझौता एक्सप्रेस में, मक्का मस्जिद दरगाह ब्लास्ट में, जिसमें बीजेपी ने सपोर्ट किया था, और तो और 2002 में जो गोधरा बम ब्लास्ट हुआ था उसमें भी किसी और हाथ नहीं था। हालत उसमें बदतर हुआ था हिंदुओं का और मुस्लिमों का। बोलते हैं ना, वो कहावत है ना कि जब किसी जगह पर आग लगती है तो घर केवल कुछ लोगों के नहीं जलते हैं, कुछ समुदाय के नहीं जलते, बल्कि वो पूरा एरिया का जलता है। अभी देखिए, महंगाई और बेरोजगारी में ही क्या खाली मुस्लिमों के ऊपर ही खाली बेरोजगारी का संकट है? क्या खाली वही मुसीबत से झेल रहे? क्या खाली उन्हीं के ऊपर महंगाई है? क्या खाली वही मार पीट रहे हैं? उनके ही बच्चे खाली मतलब अनएजुकेटेड है? क्या खाली उनके ही बच्चे खाली पार्टी का झंडा उठा रहे हैं? क्या उनके कोई आईएएस ऑफिसर नहीं है? ये ना, मतलब दोनों को प्रॉब्लम है एक सिंपल सी वे में। बट हिंदू हिंदू हिंदू, और ये बोलते हैं ना कि हम इधर से फोर्स दे रहे हैं और पीछे से निकाल रहे हैं। मतलब कि ये आपको सामने फेस कर रहे कि सामने मतलब मैं हिंदू का हूँ और हिंदू के बारे में सोचता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, बट ये आपको निचोड़ रहे हैं, और उसका जो जूस रहता है ना, मलाई रहता है ना, वो खुद गटक रहे। अभी राम मंदिर बना था, उसमें बोले थे एम्प्लॉयज़ का और मतलब नौकरी का। एक आज तक के इंटरव्यू में एक लड़का था जो बता रहा था कि जितने भी उधर एम्प्लॉयज़ भर रहे, जितने भी आदमी भर रहे, वो सब ही अपने अपने ही मेंबर्स, अपने आईटी सेल के जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता है, सब उन्हीं को भर रहे, और बोलते कि नौकरी मिली गई। देखिए, ये मंदिर एक धार्मिक का मुद्दा है, मैं इसमें पॉलिटिक्स नहीं घुसा रहा हूँ, बट जो उनकी बात थी उसी को मैं कोट करके बोल रहा हूँ। देखिए, हमने बात करते हैं गोधरा बम ब्लास्ट का, जिसमें आरएसएस का हाथ पाया गया था। मुकेश वासवानी को पुलिस पकड़ी थी, जिसमें 1044 लोग मरे थे,
जिसमें से 223 मिसिंग थे और 2500 घायल थे और 1044 लोग में से 790 मुस्लिम मरे थे और 254 मुस्लिम, यानी कि मरे तो दोनों के थे। बट मीडिया इसमें ज़्यादा कोर फोकस कर रही थी मुस्लिमों पे, क्योंकि वोट बैंकिंग का सवाल था। उसी के बाद पीएम बने थे मोदी जी। और कुछ सैडिस्ट फ्रंटियर पीपल बोलेंगे कि ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मोदी जी ने मुस्लिमों को मारा है, बट इसको टोटली इग्नोर कर देंगे कि उसमें 294 हिंदू भी मरे थे। क्या ये उनके घर जाएंगे? क्या उनके घर पे मुआवजा देंगे? क्या उनका ख्याल रखेंगे? देखिए, मोदी जी एक प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर खाली एक इंडिविजुअल कम्युनिटी का नहीं रहता, बल्कि सबका रहता है। उसको सबका देखभाल करना रहता है, उसको पूरे देश का ख्याल रखना पड़ता है। बट मोदी जी, अभी परसों की बात है कि वो मनमोहन सिंह का वो वाला बयान को कोट कर रहे थे कि जिसमें मनमोहन सिंह बोले थे कि इस संसाधनों पर सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों का है, अनुसूचित जातियों का है, अनुसूचित जनजातियों का है, ओबीसी का है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट मोदी से मैं क्या बोल रहे थे, मनमोहन सिंह बोले थे कि इस संसाधनों पे सबसे पहला हक मुसलमानों का है। अब क्या बोले, मतलब ये हिंदू मुस्लिम का खेल खेले बिना मोदी जी अब इलेक्शन भी नहीं जीत सकते। क्या मोदी जी आप भी, मतलब कि खाली देश को तोड़ के और इलेक्शन जीतने का। हम लोग बिना फोकट के अंग्रेजों को ट्रोल करते हैं कि अंग्रेजी वाली गेम खेलते थे कि डिवाइड करो और राज करो। बट नाउ टाइम वी कैन सी बीजेपी इसको बहुत अच्छे तरीके से खेल रही है। बीजेपी क्या, बहुत सारी पार्टियां भी खेलती हैं, बट इस गेम में बीजेपी एकदम प्रो है और सबसे मास्टर माइंड, सबका प्रिंसिपल एक ही है, मोदी जी। अभी मैं ज़्यादा श्योर तो नहीं हूँ, बट लगभग 80% से ऊपर मैं बोल सकता हूँ, अगर जिस दिन मोदी जी हटे ये बीजेपी पार्टी लगभग डाउनफॉल में एकदम आ जाएगी। आप खुद ही चेक कर लीजिएगा, ये जस्ट मेरा अनुमान है, पर ज़्यादा कुछ नहीं। और क्योंकि जो ये पार्टी का ग्रोथ था, सिर्फ एक ही इंसान इस पे मतलब मेन फोकस था, मेन जिसका हाथ था। और कुछ लोग बोलते हैं कि अभी मोदी जी के बाद योगी जी आएंगे तो मुस्लिमों का हालत बेकार हो जाएगा और भी बदतर हो जाएगा, ये लोग को भगा दिया जाएगा। तो सॉरी गाइस, आई थिंक यू कांट रीड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब उसको आप पढ़ेंगे ना तो आपका दिमाग भी खुलेगा और आपका दिमाग भी बढ़ेगा। तो आपके पास अगर टाइम मिले ना तो बुक ज़्यादा महंगी नहीं में आती है, आप मंगा के कहीं से अमेज़ॉन से, चाहे अलग अलग वेबसाइट से, किसी भी जगह से आप उसको बुक को पढ़िए। आपका दिमाग भी खुलेगा और आपको अपने अधिकार के बारे में मालूम पड़ेगा। सॉरी, छोड़ो, आपके अधिकार तो मोदी जी है। देखिए, इससे मेरा किसी को ट्रोल करने का, किसी भी कम्युनिटी का कोई भी मेरा मकसद नहीं है। मेरा सिर्फ मकसद ये है, और मैं वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि देश में आज एक बहुत बड़ा संकट आ गया है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि हाँ, मतलब जो मोदी जी के भक्त है कि बोलते हैं कि कांग्रेस ने 60 साल राज किया तो वो डेमोक्रेसी था और मोदी जी 10 साल अगर राज कर रहे हैं तो वो डिक्टेटर। अरे भाई, तुम आँख तो खोलो, नींद से तो उठो। तुम्हारे घर पे भी महंगाई है। हाँ, माना महंगाई भी उस समय थी, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ था कि बिना इलेक्शन कोई जीत गया? अभी जल्दी की बात नहीं, अभी कल का ही न्यूज़ है। आप उठाए गुजरात का न्यूज़, वाडनगर में वो जो अलग पार्टी के कैंडिडेट थे उनको धमकाया जा रहा था कि अपना जो नाम रिटर्न ले लो, और मजबूरी में लेना भी पड़ा। मुझसे जबरदस्ती फॉर्म वापस दिलवाया जा रहा है, मुझे हाईजैक कर लिया गया है और वो इलेक्शन जीत गए। हुआ था कभी ऐसा? और सब की बात छोड़ो, मणिपुर का ही हम लोग देखते हैं। अरे मणिपुर की बात हो रही है तो कुछ लोग बंगाल का उठाएंगे। चलो भाई, बंगाल का भी देख लेना चाहिए उनको ही, मोदी जी को ही। क्या मोदी जी की सरकार में उधर फोकस तो कर सकते हैं ना? अरे फोकस नहीं तो कम से कम प्रेशर तो दे सकते हैं ना। चलिए, मणिपुर का ज़्यादा इससे हालत बेकार है। उधर वो वाली वीडियो वायरल हुई थी, वो जो लेडी थी उसको नंगे करके, सॉरी मतलब बिना वस्त्र के घुमाया जा रहा था। मोदी उस पर आए और कुछ 18 सेकंड था, उस पर बोले और गायब हो गए। उसके बाद उस पर मुँह तक नहीं खोला। और उस पर पार्टी से सवाल पूछा जाता है, प्रवक्ता से सवाल पूछा जाता है, तो ये
बात को घुमा के लेके जाते हैं बांग्लादेश पे। अरे भाई मोदी जी प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मतलब समझते हो ना, प्राइम मुख्य मेन, वो फोकस कर सकते हो ना, उधर प्रेशर तो दे सकते हैं ना। अरे ईडी सीबीआई काय के लिए लगा उनके ऊपर भी, वो ममता बनर्जी के भतीजे के ऊपर भी वो वाला कौन सा था, वो कोयला भी लगा कुछ लगाए ना उधर। और उनके पार्टी में कितने करप्ट भरे यार, दूसरे पार्टी से आके वो अपने पार्टी के ही पहले लोगों को धुले। वैसे भी तो उनको बोला ही जाता है वॉशिंग मशीन। और सिंपल सी बात, मेरा मेन इस पर मोटिव ये है क्योंकि मेरे घर में खुद मेरे पर्सनल जो कि मतलब मेरे भैया है मेरे से बड़े है, वो यूपी में रहते हैं और कितने सालों से वैकेंसी नहीं निकल रही है, उससे वो परेशान हो चुकी है, घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं जो कि एक नॉर्मल फैमिली क्लास से बिलोंग करते हैं, जब हमारी ये हालत है तो हमसे लोअर क्लास भी, इकोनॉमिक बैकवर्ड भी बहुत ज़्यादा लोग होंगे, तो उनकी क्या हालत होगी। देखिए मोदी जी बोले थे ना कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, वो तो आज भी प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। और सबकी बात छोड़ो, हमारे जो देश की शान बढ़ाते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन, रेसलर्स, आज उनकी हालत क्या थी और अभी भी क्या है। वो इतना प्रोटेस्ट किए, पुलिस ने उनको ही तोड़ा मोड़ा, बाकी कुछ नहीं किया। और सोनम वांगचुक जो कि कितने दिन से यूट्यूब पे और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वीडियो डाल के बोल रहे कि वी आर इन डेंजर्स, बट नो बडी इज लिसन देम। और इस पे किसको बोलने की ज़रूरत है, हमको, आपको, हम सबको। अरे हम दिन भर बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं, उसका यूज़ करिए, अच्छी जगह पे यूज़ करिए। आजकल के वो न्यूज़ नहीं निकली थी, डेटा था कि इंडिया दूसरे नंबर पे पोर्न वीडियो देखने में सबसे आगे है। अरे यार वो सब को छोड़ो, वो सब जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो सांसद में बैठ के देखते हो, उनका काम है, उनको छोड़िए, वो सब आप मत देखिए। आप आँख खोलिए और देश को देखिए, देश में जो गलत चीज़ें चल रही है उसके ऊपर आवाज़ उठाइए, क्योंकि आप इस देश के नागरिक हैं। आपका जीवन आपके हाथ में है। आप खाली वोटिंग से नहीं, आप लोगों को अवेयर भी करिए, बहुत कुछ समझाइए। बहुत लोग तो एकदम ब्रेन वॉश हो चुके हैं, एकदम लगता है कि उनको बोलते हैं ना दिमाग एकदम जंग खा गया, उसमें तेल डालिए। और तेल कैसा, मतलब असली का तेल मत डालिएगा, जो ऑयल रहता है। उनको ज्ञान दीजिए, उनको न्यूज़ बताइए, उनको सच्चाइयाँ बताइए, उनको सच्चाइयाँ स्वीकार करवाइए, उनकी फैमिली कंडीशन बताइए। अभी दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे पास जो कि खुद काम करते हैं उनके ऊपर अभी भी मतलब एडवांस ही चलता है हमारा, फिर भी दे से वी आर लाइव इन गुड लाइफ। और जबकि उनका हालत भी बहुत बेकार है, उनकी जो कि खुद उनके घर वाले हैं उनकी भी लाइफ बहुत कुछ अच्छी नहीं चल रही है। और कोई कितना भी बड़ा सेठ रहे चाहे कुछ भी रहे तो ज़्यादा एडवांस तो नहीं दे सकता, कितना भी जितना लिमिट रहेगा उसके हिसाब से दे सकता है, जितना भी हेल्प कर सकता है। बट देश से हम बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं, हमारा देश बहुत अच्छे लोगों के हाथ में है। उनको महंगाई नहीं दिख रही है, उनको कुछ नहीं दिख रहा है, बस ओनली मोदी। मोदी जी आप ये डिफेक्टिव पीस को सही करिए, नहीं तो आपके साथ साथ नहीं, आपको छोड़ के देश बर्बाद हो जाएगा। प्लीज़ प्लीज़ हेल्प इंडिया। आप रिज़ाइन नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी आइडियोलॉजी सही करिए, देश को देखिए, देश को संभालिए। अब तो आपकी कुर्सी जाए, क्या कोई दूसरा इंसान आए जो पढ़ा लिखा रहे, थोड़ा समझदार रहे, देश के बारे में सोचे, तो देश सुधरेगा। आई थिंक। चलिए बाय, टाटा, थैंक्स फॉर लिसन।